किशनगढ़ एक नई सुबह के साथ एक बार फिर जाग जाता है। गांव में अब कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं था। साथ ही लोगों के मन से भी उस नकाब वाली ने सभी बुरी यादों और बुरे किस्सों का अंत कर दिया था। तो वहीं दूसरी ओर काली, जो नकाब वाली बनकर इन सभी चीजों की करता धरता थी, आज की सुबह उसके लिए भी थोड़ी कठिन थी। काली बेटा उठ जा, आज तुझे स्कूल नहीं जाना। माँ, ना जाने क्यों आज मन सा नहीं है जाने का, एक खालीपन सा लग रहा है। काली की बातें सुनकर दुर्गा उसके मन की व्यथा समझ जाती है। काली ने अपनी बहन गौरी को हमेशा के लिए खो दिया था। शरीर से तो गौरी उसका साथ बहुत समय पहले ही छोड़ गई थी, लेकिन अब उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। ये सब सोचते हुए दुर्गा काली के पास जाती है और उसके पास बैठकर उसके सर पर ममता भरा हाथ फेरते हुए कहती है, मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, तूने अब तक बहुत सहा है और बहुत कुछ खोया है। दूसरों की मदद करने वाली ये नकाब वाली असल में खुद कितनी अकेली हो गई है, इसका किसी को अंदाजा नहीं होगा। लेकिन काली मेरी बच्ची, तू ये भूल गई है कि गौरी हमेशा तेरे दिल में है और ये सब जो हुआ है उसके पीछे का कारण तू भी जानती है। हाँ माँ, मैं समझती हूँ और आप सही कह रही हैं। जो हुआ वो अच्छे कारण से ही हुआ, तो मुझे उसका अफसोस करने की बजाय आगे आने वाले समय के लिए तैयार होना चाहिए। और अब तो मैं खुद भी बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। मेरी बच्ची, तू कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि देवी है, देवी। दुर्गा की बातें काली को प्रोत्साहन देती है और काली एक बार फिर रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने के लिए तैयार होने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ में आवारा घूमते नील, नितिन, मुकेश टहलते हुए पंचायत ऑफिस की ओर जाते हैं, जहां वो पंचायत के बाहर नलके से पानी निकालते सचिव कृष को देखकर मस्ती करने की सोचते हैं। भाई देख ततीती तलो इंते तोले मदे लिए दाए आदिल हीलो ले है या माले दावते। हाँ, तुम दोनों क्या बोले जा रहे हो? वो देखो सचिव जी, चलो उनसे कुछ पंगे लिए जाए। बड़ा नकाब वाली के पीछे दीवाने बने फिरते हैं। मुकेश की इस बात पर नील और नितिन एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और फिर बोलते हैं। तो इनको तल तीनों नलके से पानी भर रहे कृष के पास जाकर बोलते हैं, क्या बात है, तावता हीलो पानी बल रहा है नलते थे। अले आपकी तो नताब वाली ते अत्ती बनती है, उत्ते बलवा लो पानी। तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? सुबह सुबह तुम्हारी माँ तुमको आवारा कुत्तों की तरह इस गांव में छोड़ देती है ना, भटकने के लिए। ततीब दी तुत्ता मत बोलो, देवती तायत आप तो जानते ही हैं, ती तुत्ते तात भी तत्ते हैं। अले मुझे तुत्ता बोला तो मैं आप तो तात भी लूंगा। अरे सचिव जी छोड़ो ना, क्या इनकी बातें, ये तो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं बस। अरे आप मेरी सुनो। मुकेश की बात पर नील और नितिन उसे घूरने लगते हैं, लेकिन मुकेश तो अपनी दुनिया का मालिक था। ये सब छोड़कर वो कृष से कहता है, सचिव जी, आप तो नकाब वाली के पक्के वाले दोस्त हो, एक काम करवा दो ना मेरा। वो क्या है ना, मुझे काली को इम्प्रेस करना है, तो नकाब वाली को बोलो कि कुछ जादू करके काली को मेरे प्यार में पड़वा देगी। अरे नकाब वाली का छोड़ो, कहीं काली ने तुम्हारी ये बात सुन ली ना तो वो तुम्हें इतना सूतेगी तो काली क्या किसी के भी प्यार में पड़ने के लायक नहीं रहोगे तुम। और सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? नल्लो धरती के बोझ, कुछ काम कर लो और कमा के खा लो। कृष इतना बोलकर अपनी पानी से भरी बाल्टी उठाता है और निकल लेता है। तो वहीं बेचारा मुकेश, जिसे कृष की एक भी बात सुनाई नहीं दी थी और समझ नहीं आई थी, वो अपने भाइयों से कहता है, क्या बोल गए सचिव जी? पक्का मेरी बात करने ही गए होंगे नकाब वाली से। तात ये हमारा भाई ना होता तो इतना पीता। अले इतने तालन वो ततीबता बत्ता, हम तो नल्ला बोल दिया। काली तैयार होकर अपने घर से निकली ही थी कि सामने से भाग्या उसे देख लेती है और भाग्या उसे टोके ना, ये कहाँ हो सकता था। ए करिया, स्कूल जा रही है? नहीं आंटी, झंडूम का एड्रेस मिल गया, वहीं जा रही हूँ। जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे तेरी बुद्धि घास चढ़ने जा रही है। तोहरे से सीधा सवाल पूछो तो तोहरे को उल्टा ही जवाब देना होता है। हम ही पागल हैं जो तोहरे को ढूंढने उस दिन बिना सोचे समझे चल दिए। भाग्या की बातें सुनकर काली को समझ आ जाता है कि भाग्या को उसकी बातों का बुरा लगा है। ये देखकर काली को भी खुद के बर्ताव और बोले गए वचनों पर बहुत बुरा लगता है और वो भाग्या के गले लगकर उससे कहती है, अरे भाग्या आंटी, आप भी ना
मेरी बातों का बुरा क्यों मानती हैं? मैं आपसे मजाक करती हूँ। अच्छा ये बताइए क्या काम है? अरे वो हमरे नालायक सपूत है ना जाने सुबह सुबह कहाँ भटकने चले गए हैं। तो जरा तू जाते हुए देख लियो, रास्ते में मिले तो बोल दियो कि उनकी अम्मा बुला रही है। ठीक है भाग्या आंटी, बोल दूंगी आपके बेरोजगार बेटों को। अच्छा चलती हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखना। काली इतना बोलकर आगे चलने लगती है। तभी उसके अचानक सर दर्द होने लगता है और वो दर्द से अपनी आंखें बंद करके बोलती है, कभी कभी ऐसा लगता है ये दर्द मेरी जान ले लेगा। काली ने इतना बोला ही था कि उसके माथे का निशान चमकने लगता है और उसको एक धुंधली सी तस्वीर दिखने लगती है। ये सब क्या है? किसी के आने की चेतावनी है क्या? अब क्या होगा? इतनी मुश्किल से तो गांव में शांति आई थी। हे भगवान, प्लीज कुछ समय तो इसे टिके रहने दो। काली के इतना बोलते ही उसके सर का दर्द कम होने लगता है और वो फिर इस दृश्य को भूलकर अपने काम के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे पंचायत ऑफिस के पास नील, नितिन, मुकेश अपनी पंचायत करते दिखते हैं। तो ये तीनों नमूने यहाँ हैं और इनकी माँ इनको पूरे किशनगढ़ में ढूंढ रही है। काली उन तीनों नमूनों के पास जाकर बोलती है, ओए किशनगढ़ के 3 बेरोजगारों, तुम तीनों को सुबह सुबह कोई काम नहीं है? जाओ, तुम्हें तुम्हारी अम्मा बुला रही है। काली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन नितिन ये सुनकर बोलता है, अब तो ताली ने हमें बिलोद दाल बोल दिया है, अब तो हमें तो ताम तलना ही पड़ेगा। किशनगढ़ अपनी मस्ती में और कामों में पूरी तरह से व्यस्त था। पिछली बुरी यादों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। पर क्या ऐसा सच में होता है कि बुरी यादें याद न करने से बुरी यादें खत्म हो जाती है? सभी ने सोचा था कि अनिरुद्ध के खत्म होने के बाद ये कहानी यहीं खत्म हो गई थी, पर क्या ये कहानी सच में खत्म हुई थी या यहाँ से हुई थी एक नई कहानी की शुरुआत, या यूँ कहें कि काली के जीवन में होने वाली थी नई मुसीबतों की शुरुआत। अनिरुद्ध के शरीर के टुकड़े गांव के बाहर उस टूटे हुए घर के पास पड़े थे। काले जादू का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। तभी उस मनहूस जगह पर किसी के कदम पड़ते हैं। एक लड़की जिसका लहजा काफी अजीब सा था। मैं आ गई हूँ, अब मैं आपकी मौत का बदला लूंगी। मैं हर उस इंसान को मौत के घाट उतार दूंगी जिसने आपके साथ ऐसा किया। किसी को नहीं छोड़ूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पर दोबारा आएंगे। आप और मैं, हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने आपको खोया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं आपको जीवित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, इन्हें अब मैं बताऊंगी। जैसे इन गांव वालों ने आपको मुझसे छीना है, ठीक उसी तरह से अब ये गांव वाले भी अपनों को खोएंगे और अपनों को खोने का दर्द महसूस करेंगे। हर एक इंसान को खून के आंसू रुलाऊंगी मैं। इतना बोलकर अब वो लड़की अपने दोनों हाथों को फैलाती है और एक मंत्र पढ़ती है। ओम नमो काली शक्ति नमः सम्रन मात्रेन प्रकटय प्रकटय शीघ्र आगच्छ आगच्छ। आपका बलिदान मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं आ गई हूँ और आपका वो अधूरा काम अब मैं पूरा करूंगी। खौफ क्या होता है? हर पल डर के साए में रहना आखिर क्या होता है? अब ये इन गांव वालों को मैं समझाऊंगी। इतना बोलकर वो लड़की अब उस कांच के डब्बे को साइड रख अपने दोनों हाथों को एक बार फिर से फैलाती है, जिसके बाद वो अब एक बार फिर उस मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। ओम नमो काली शक्ति नमः सम्रन मात्रेन प्रकटय प्रकटय शीघ्र आगच्छ आगच्छ। अब होगा खौफ का और मौत का तांडव शुरू। अपनी बातें पूरी करके अब वो लड़की वहाँ उस बड़ी से महल में जाती है। चारों तरफ अंधेरे से भरा वो महल किसी खौफनाक भूतिया हवेली से कम नहीं था। उसके दरवाजे के खुलने की आवाज भी एक साधारण इंसान के रोंगटे खड़े कर दे।
लेकिन वो लड़की बेखौफ उस घर के अंदर जाती है और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहती है, शुरुआत के लिए एक जगह की तलाश होती है और मेरी ये तलाश इसी जगह खत्म हुई है जहाँ सभी ने सोचा है कि सब खत्म हो चुका है, जहाँ पर इन गांव वालों ने अपनी कहानी का अंत किया था। वहीं से शुरू होगी अब एक नई शुरुआत। गांव में आए एक नए खतरे का किसी को अंदाजा नहीं था। सभी अपने कामों में ऐसे व्यस्त थे कि अब कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, उसी वक्त दिन के समय गांव के चौराहे के पास गांव की एक लड़की रानो पर अचानक ही एक नकाबपोश आदमी तेजाब फेंक कर भाग जाता है। मेरा चेहरा जल रहा है, कोई है? विनोद! रानो के चिल्लाने से पूरा गांव उसके पास इकट्ठा हो जाता है। उसी बीच विनोद, जो रानो का पति था, वो भी वहाँ भागा भागा आता है और रानो को अपने चेहरे पर हाथों से ढके हुए चिल्लाते देखकर कहता है, रानो क्या हुआ? रानो बोलो ना। विनोद, किसी ने मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है विनोद, मुझे बचा लो। रानो कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। कौन है वो? किसने किया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। विनोद की बातें सुनकर भीड़ में मौजूद गांव की एक औरत उससे बोलती है, अरे विनोद बेटा, जब पहले रानो बिटिया को अस्पताल लेकर जा। वो कल मुआ तो भाग गया, पर अभी तो रानो बिटिया ज्यादा जरूरी है। अरे सब मदद करो रे। सभी विनोद की मदद करते हैं, जिसके बाद विनोद रानो को लेकर अस्पताल जाता है। तो वहीं गांव की लड़की पर तेजाब का हमला होना बहुत बड़ी बात थी। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। रानो के पिता रघुवेंद्र पंचायत ऑफिस आते हैं, जहां सरपंच, सचिव, कान्हा और काली के साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद थे, जो कि इस घटना के चश्मदीद थे। काली उनसे पूछताछ कर रही थी कि तभी रघुवेंद्र बोलता है, सरपंच जी, मेरी बिटिया रानी पे दिन दहाड़े तेजाब का हमला हो गया और अब तक आप उसके पीछे के अपराधी को पकड़ नहीं पाए। आखिर इस गांव की पंचायत काम करने के लायक नहीं बची है क्या? काका, उसी सिलसिले में सभी से पूछताछ हो रही है, लेकिन किसी ने भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। हाँ रघुविंदर जी, और ये मामला हम ऐसे नहीं जाने देंगे। रानो गांव की बेटी है और ऐसी घटना कल को किसी के साथ भी हो सकती है। इसके खिलाफ जल्दी ही एक्शन होगा। हाँ, और जितना शोर हुआ है ना, तो जरूर डीएम ऑफिस तक भी खबर पहुंच गई होगी। आप चिंता मत करिए, जल्दी ही पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। एक बार वो इंसान हमें मिल जाए, फिर हम अपने हाथों से ही मारेंगे। काका, ये सब छोड़िए और बताइए रानो कैसी है? इस दर्द को सहना सबसे मुश्किल तो उसके लिए होगा। अस्पताल में है, रोए जा रही है। वैसे तो तमाजी उसके साथ है, लेकिन उसे कहाँ चैन मिलेगा जब तक वो ये जान ना ले ये सब किसने किया है। जिसने भी किया है उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। काली इतना बोलकर अपनी आंखें बंद करके चुटकी बजाती है, लेकिन उसके सामने इस घटना की सच्चाई आने के बजाय वही घटना हूबहू दिखाई देती है। काली को कुछ पता नहीं चलता ये किसी इंसान का काम है या शैतान का। दिन ढल जाता है, पूरा गांव परेशान था। अगली सुबह भी इसी बात की चर्चा पंचायत ऑफिस के बाहर सभी लोग कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और सबकी नजरें उस कार पर टिक जाती हैं। उस कार से एक लड़की बाहर आती है और गांव वालों से कहती है, क्या ये किशनगढ़ है? वो काली के बोलने से पहले कृष उस लड़की के आगे जाकर उससे बोलता है, हाँ, ये किशनगढ़ है। आप कौन है? जी, मैं अबोनीता। डीएम ऑफिस की तरफ से मुझे यहाँ भेजा गया है, यहाँ पर हुए एसिड अटैक के बारे में जानने के लिए। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि मैं यहाँ आकर उस अटैकर के बारे में पता कर सकूं। वैसे ये बहुत शर्म की बात है कि ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी घटनाएं होने लगी है। अच्छा, तो आप ही हैं जिसको डीएम साहिबा ने यहाँ भेजा है। मैं कृष, यहाँ का सचिव। आइए ना, मैं आपको यहाँ के केस के बारे में बताता हूँ। शाम हो चुकी थी। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे।
तो वहीं काली भी कृष को छोड़कर अपने घर जा चुकी थी। तो वहीं सुबह से केस समझाते समझाते कृष को शाम हो चुकी थी। कृष और अबोनिता ऑफिस में बैठकर एसिड केस के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कृष घड़ी की तरफ देखकर अबोनिता से बोलता है, अबोनिता जी, समय ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है अब हमें अपने घर जाना चाहिए। I mean, आपको अपने घर जाना चाहिए। मैं तो यहीं रहता हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अब घर जाना चाहिए। किशनगढ़ में एक सुकून भरी सुबह होती है। सभी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। काली भी स्कूल जा रही थी, तभी उसकी नजर गांव की नदी के पास बैठे कृष और अबोनिता पर जाती है, जहां अबोनिता और कृष आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को इस तरह से आपस में बातें करता देखकर काली थोड़ी सी चिढ़ जाती है, जिसके बाद काली खुद से कहती है, कल से अबोनिता के आने के बाद से तो कृष मुझे भूल ही गया, पर कोई बात नहीं, ये भूल गया तो क्या, मैं तो इसको नहीं भूली ना। मैं भी इसके पास जाकर इसको याद दिलाती हूँ कि इसकी एक दोस्त भी है जिस पर ये जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। क्यों कृष, जब से अबोनिता आई है तुम तो मुझे भूल ही गए हो। नहीं नहीं काली, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम तो जानती हो ना, गांव में एसिड अटैक ने सबको अंदर से कितना झंझोर कर रख दिया है। बस उसी के बारे में मैं यहाँ अबोनिता जी को समझा रहा था। खैर छोड़ो ना, अबोनिता जी ये है काली, और काली ये है अबोनिता जी। देखो तो जरा कैसे जीजी करके इज्जत दे रहा है। मन तो कर रहा है कि अभी एक चुटकी बजाकर इस अबोनिता की बच्ची को यहाँ से गायब कर दूं। यहाँ आकर मेरे दोस्त को मुझसे छीन रही है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ये अबोनिता जी हैं। कल ही इन्हें पंचायत में देखा था। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अबोनिता जी, आपको पता है हमारी काली बहुत ही होनहार है। अच्छा, आप अपनी अबोनिता से बात कीजिए, मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। काली ये बोलकर जाने ही लगती है कि तभी वहाँ पर नितिन, मुकेश और नील आते हैं और काली को वहाँ देखकर मुकेश कहता है, अरे काली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल नहीं गई क्या? लो, अब इन 3 नमूनों की ही कमी थी जो ये भी यहाँ आकर इन्होंने पूरी कर दी। क्या कहा? स्कूल में कमी हो गई है? किस चीज की कमी हो गई है काली? मैं मर गया था क्या? तुम मुझे बताओ, मैं उस कमी को पूरी करूँगा। सभी आपस में बातें कर रहे थे। तभी नितिन अबोनिता को देखकर मन में कहता है, हाय कितनी सुंदर है ये, इसके ऊपर से तो मेरी नजर ही नहीं उतरी। हेलो अबोनिता दी, मैं हूँ नितिन। आप तभी से मिली, पर आप मुझसे तो एक बार नहीं मिली। तो वैसे पता है, आप बहुत सुंदर हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? आप बहुत सुंदर हो। आपके ऊपर तो मेला दिला दिया। आप तो अपनी लुदाई बनाने का मन तल्ला है। तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए? अरे और नहीं तो क्या, अब तुम हमें भाव नहीं दो दी तो हमें अपना दुधाल तो तई ना तई तलना पड़ेगा। बहुत बोल रहे, अभी चुटकी बजाकर इसका मुंह बंद करती हूँ। ये तो शांत हो गया, चलो अब मैं भी चलती हूँ। कृष, तुम संभालो अपनी अबोनिता को। रात के अंधेरे ने किशनगढ़ को घेरा हुआ था। तो वहीं महल में उस लड़की ने अपने चारों तरफ सिंदूर से घेरा बनाया हुआ था। काली जादू का सारा इंतजाम उस महल के एक कमरे में मौजूद था। सिंदूर से बने उस घेरे के ऊपर कंकाल की खोपड़ियां पड़ी हुई थी और उन्हीं के बीच बैठी वो लड़की मंत्रों का उच्चारण करने लगती है। अपने मंत्रों को पूरा करने के बाद वो लड़की हंसते हुए अनिरुद्ध के टुकड़ों को देखकर कहती है, जल्दी ही कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना इस गांव के लोगों ने भी कभी नहीं की होगी। एक डॉक्टर को हैवान बनाने वाला ये गांव अब अपनी बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखेगा। मैं यहाँ इस गांव को बर्बाद करने आ चुकी हूँ और मैंने इस गांव में बर्बादी की शुरुआत भी कर दी है। मैं अब इस गांव में हर एक इंसान को इतना तड़पाऊंगी कि ये लोग मुझसे अपनी मौत की भीख मांगेंगे, पर मैं इनको इनकी मौत भीख में भी नहीं दूंगी। बस कुछ समय की बात है। कुछ समय बाद यहाँ कुछ ऐसा होगा जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, और जो होगा उसको देखकर इन गांव वालों की रूह कांप उठेगी। मैं आपको बहुत जल्द जीवित करूंगी
और बहुत जल्द आप दोबारा यहाँ आएंगे, जिसके बाद हम दोनों इस गांव के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। अपनी बात पूरी कर अब एक बार फिर वो लड़की अपने काम यानी कि पूजा में लग जाती है और पूजा के दौरान जब वो हवन कुंड में कुछ लाल चावलों को डालती है तब उसके हवन कुंड से बहुत सारा धुआं एकदम से हवा में उठता है और वो धुआं एक खोपड़ी का आकार ले लेता है। वो खोपड़ी के आकार को देखकर वो लड़की घबराहट के साथ खुद से बोलती है, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी साधना तो सही ढंग से कर रही हूँ, पर फिर भी आखिर ये क्यों हो रहा है? वो लड़की खुद से ये सवाल कर रही थी कि तभी वो धुएं से बनी खोपड़ी उससे बोलती है, तुम अपनी साधना सही ढंग से नहीं कर रही हो। यदि तुम इस तरह से अपनी साधना करती रही तो तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगी। जो गलती उसने की उसे तुम मत दोहराओ। तुम कौन हो? मुझे तुम अपना हितैषी समझ लो और मान लो मेरी बात। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक ना तो तुम अपनी साधना में सफल हो पाओगी और ना ही तुम कभी अनिरुद्ध को जीवित कर पाओगी। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपनी साधना को पूरा कर सकूं? बस वही करो जो मैं तुम्हें कहता जा रहा हूँ। शैतानों के राजा को खून की जरूरत है, उसको खून चाहिए। अब ये तुम देखो कि तुम शैतानों के राजा को किस तरह से खून दे सकती हो। अगली सुबह पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे और सभी उस अटैकर के बारे में बात कर रहे थे। अरे हमको तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर गांव की लड़कियों पे तेजाब से हमला कौन कर रहा है। अजी आप तो पंचायत के सरपंच हैं, अब तक आपने इसके बारे में पता काहे नहीं किया? भाग्यवान, सब उसी के लिए परेशान है और इंस्पेक्टर पांडे भी तो लगे पड़े हैं अपने और आसपास के गांव में पता करने के लिए। गांव वाले अपनी चर्चा में व्यस्त थे तो वहीं मनोज, जो सुबह सुबह इन सभी बातों से दूर अपने काम के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे गांव की दो लड़की आपस में बात करते दिखते हैं, जिन्हें देखकर मनोज कहता है, ये गांव के आवारा लड़के, कोई काम धाम नहीं है इनके पास। मनोज उनको भी नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके कानों में उन लड़कों में से एक लड़के की बात पड़ती है। तू जानता है गांव में हुआ वो तेजाब वाला मामला? उस रानो पर तेजाब किसी और ने नहीं बल्कि मैंने फेंका है, मैंने। मुझे पसंद नहीं था उसका वो चेहरा। मनोज के कानों में जैसे ही ये बात पड़ती है वो हैरान हो जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो भागते हुए पंचायत ऑफिस जाता है जहाँ सभी मौजूद थे, यहाँ तक के पांडे जी भी आए हुए थे। सचिव जी। क्या हुआ मनोज, ऐसे हाफ क्यों रहे हो? वो मैंने अभी सुना। मनोज अपने कानों से सुनी हुई बात वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताता है। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे गुस्से में बोलता है, इन मनचलों को तो मैं बताता हूँ, आज इनकी खाल मैं उधेड़ूंगा। चलो मनोज, बताओ कौन है वो? मैं भी चलता हूँ। मनोज पांडे जी और कृष के साथ वहाँ से जाता है, लेकिन पंचायत ऑफिस में मौजूद काली सभी की नजरों से बचकर वहाँ से निकलकर बाहर जाती है और बोलती है, इन दरिंदों को सजा देने का हक तो नकाब वाली को ही है। काली चुटकी बजाकर अपने नकाब वाले भेष में आ जाती है और सीधा उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो लड़के मौजूद थे। नकाब वाली को देखकर वो लड़का बिल्कुल नहीं डरता, उसके चेहरे पर कोई डर का भाव नहीं था। ये देखकर नकाब वाली कहती है, एक लड़की के चेहरे को तेजाब से जला के तुम्हारे चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई तो जैसे दरिंदों को तो तेजाब के तेल में तलना चाहिए। क्या कर लेगी? मारेगी मुझे? मार दे। नकाब वाली उस लड़के की बात से गुस्से में आकर कुछ करने वाली थी कि तभी वहाँ पांडे कृष के साथ आ जाता है और बोलता है, नकाब वाली तुम कुछ मत करो, जानता हूँ इस गांव का भला चाहती हो, लेकिन ये मामला कानून के हाथों में रहने दो, तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर पांडे, लेकिन इस दरिंदे को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा जुर्म करने की सोच भी ना सके। नकाब वाली इतना बोलकर वहाँ से चुटकी बजाकर गायब हो जाती है। तो वहीं कृष नकाब वाली को एक बार फिर अपने सामने देखकर बोलता है, ये कितनी अच्छी है यार। कृष नकाब वाली के ख्यालों में खोया था। तभी वहाँ अबोनिता भागे भागे आती है और देखती है कि एक लड़के को इंस्पेक्टर पांडे ने पकड़ा है और उसे थाने ले जा रहा है। पुलिस चली जाती है, जिसके बाद पूरा गांव चैन की सांस लेता है कि आखिरकार अपराधी पकड़ा गया। और अबोनिता कृष को कहती है, कृष जी, ये वही लड़का था क्या, एसिड अटैक वाला, जिसको अभी अभी लेकर गए हैं?
हाँ यही था, केस सोल्व हो गया अबोनिता जी, वो भी नकाब वाले की मेहरबानी से। चलिए ये तो अच्छी बात है। अबोनिता आगे कुछ बोलती कि इतने में ही पीछे से काली आ जाती है और क्रिश और अबोनिता के बीच में आकर कहती है, हाँ अच्छा है, अब तो तुम इस गांव से जाओगी, फिर काम खत्म जो हो गया। वो मैं नहीं, मैं इसी गांव में रहूंगी, क्योंकि यहाँ के सोशल इशू के लिए मुझे यहाँ लंबे समय के लिए भेजा गया है। अब मुझे यहाँ पर एक घर की तलाश है जहाँ पर मैं रह सकूं। अरे तू काली है ना, काली तुम्हें अपने घर ले जाएगी, ले जाओगी ना काली? दुर्गा आंटी को भी तो कितना अच्छा लगेगा और तुम्हें भी एक बहन मिल जाएगी। क्या मैं और अपने घर पर? ना, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना, मैं देख लूंगी मुझे कहाँ रहना है। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, मेरी माँ को भी अच्छा लगेगा। क्रिश के लिए हाँ कर देती हूँ, साथ ही मेरे साथ रहेगी तो नजर तो रखूंगी कि क्रिश से ज्यादा ना मिले। काली बेमन से ही सही अबोनिता के साथ अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं तेजाब वाले कांड के अपराधी के पकड़े जाने से गांव में भी शांति दोबारा छा गई थी। लेकिन क्या सच में जो दिख रहा था सब कुछ शांत था भी या नहीं, इसका पता तो आने वाले एपिसोड में ही चल पाएगा।